हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर, सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मतलब ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है ऑर्गेनिक स्टडी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री होती है वो हम किस में पढ़ते हैं? हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, सभी। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद स्ट्रक्चरल एंड केमिकल बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन। उसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, केमिकल बायोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी मतलब कोई भी अगर फार्मास्यूटिकल ड्रग या फॉर्मुलेशन है वो अगर हम उसे इनटेक करते तो हमारी बॉडी में जाने के बाद में उसके क्या एक्शंस होते हैं, क्या कैसे वो रिएक्ट करती है, ठीक है, कैसे वो उसका एक्टिविटी शो करती है हमारी बॉडी में, ये सब किस में आता है? फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। एक ड्रग को बनाने के लिए ये सब देखा जाता है, फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसको हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके क्या क्या स्कोप्स है आगे चल के, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। हम आइडेंटिफाई कर सके कि फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है क्या। जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सॉलिड डोसेस फॉर्म में हो गया, जिसमें हमारे क्या आता है? टैबलेट्स और कैप्सूल। लिक्विड डोसेस फॉर्म में बहुत सारे आते हैं हमारे, एलिक्सर्स हो गए, लोशंस हो गए, गार्गल्स हो गए, आई ऑइंटमेंट्स हो गए, ठीक है, ऑइंटमेंट्स हो गए, पेस्ट हो गए, बहुत सारे आते हैं। ये ऑइंटमेंट्स वगैरह तो ये हमारे सेमी लिक्विड डोसेस फॉर्म है, और हमारे ये ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। फिर इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एज इम्प्योरिटी। हम डिटरमाइन कर सके कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? जो एक क्रूड ड्रग के अंदर जो एक हमारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए जो इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो हम डिटरमाइन कर सके कि हमारे पास उसके साथ कोई इम्प्योरिटी तो नहीं प्रेजेंट है। अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या खराब कर सकती है। ठीक है, टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। इंश्योर कर सके हम स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग की, कि ये जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने में, ये स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम इट्स फॉर्मुलेशन। हम डिटरमाइन कर सके कि इस ड्रग का रिलीज होने का फॉर्मुलेशन में क्या है। जैसे कि जो कोई हमने ड्रग ली, वो ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी में एकदम से रिलीज होगी या धीरे धीरे रिलीज होगी। जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट आती है, प्रोलोंग रिलीज टैबलेट आती है, फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट आती है, तो उसका डिजोल्व होने का फॉर्मुलेशन में वो उसका रेट क्या है, ये सब हम डिटरमाइन कर सके। ये किसका स्कोप है? हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। फिर कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज। हम चेक कर सके कि इस फार्मास्यूटिकल ड्रग में उसकी इम्प्योरिटीज की कंसंट्रेशन कितनी है। सिंथेसिस ऑफ नोवल कंपाउंड। हम नोवल कंपाउंड्स बना सके जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी बॉडी के लिए, सभी के लिए क्या हो? फिट हो। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ड्रग की डिस्कवरी करने में, उसको डेवलप करने में इसका बहुत मेजर रोल है। आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीशन क्या होता है। तो एक्यूरेसी क्या है? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द डाटा एंड ट्रू वैल्यू। इट इज द एक्सपेरिमेंटल एग्रीमेंट विद द ट्रू वैल्यू। मतलब एक्यूरेसी को हम कैसे रेफर करते हैं कि ये क्या एक क्लोजनेस है एक सिंगल मेजरमेंट का इसकी ट्रू वैल्यू से, ठीक है। और क्या ये एक एग्रीमेंट है किस किस के बीच का? डाटा के बीच में और जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके बीच का ये क्या है? एग्रीमेंट है। और क्या ये एक एक्सपेरिमेंटल एग्रीमेंट होता है ट्रू वैल्यू के बीच में। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है। इन अ टाइट्रेशन सिंगल मेजरमेंट इज 9.9 ml एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज 10 ml and it shows that 0.1 ml is the absolute error, so we can say that the result is accurate। मतलब हमने एक टाइट्रेशन परफॉर्म करी तो उसमें जो हमने मेजरमेंट कैलकुलेट की वो थी हमारी 9.9 ml और जबकि उसकी ट्रू वैल्यू एक्चुअल रिजल्ट उसका क्या था? 10 ml, ठीक है। तो हमारा उसमें 0.1 ml क्या हो गया? हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। और 9.9 ml जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो क्या हो गई? हमारी एक्यूरेसी रेट। और हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 9.9 ml क्या है? हमारी एक्यूरेसी है, ठीक है। और ये एक्यूरेट रिजल्ट है, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज रिपीटेड वैल्यू ऑफ सीरीज मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक रिपीटेड वैल्यू ऑफ सीरीज होती है। इसमें मतलब सीरीज में वैल्यूज क्या होते हैं? रिपीट होते जाते हैं, रिपीट हो जाती है एक मेजरमेंट में। और सेम क्वांटिटी भी सेम रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। फिर क्या है? मीन डेविएशन इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रिसीशन, ठीक है। जो मीन है, जो भी हमने कैलकुलेशन की है उसके अंदर एक मीन वैल्यू होती है, ठीक है, बीच की वैल्यू, ठीक है। मेजर सोर्स है प्रिसीशन का। द प्रिसाइज डाटा शुड बी रिप्रोड्यूसेबल एंड रिपीटेबल फॉर अ गिवन सीरीज। और जो प्रिसाइज डाटा होता है वो क्या होता है? रिप्रोड्यूसेबल भी होता है, रिपीटेबल भी होता है गिवन सीरीज के लिए। प्रिसाइज रिजल्ट आर नॉट नेसेसरीली एक्यूरेट। ये जरूरी नहीं होता कि प्रिसाइज रिजल्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट होने जरूरी है, ये पॉइंट जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रिसीशन होता क्या है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इट इज डिफाइंड दैट इफ वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट 5 times and the result is 4.6 ml, 4.6 ml, 4.6 ml, 4.6 ml and 4.6 ml and the actual result is 5 ml, hence these repeated values are precise। मतलब क्या कहा है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में उस एक्सपेरिमेंट को हमने कितनी बार परफॉर्म किया? हमने उस एक्सपेरिमेंट को 5 बार परफॉर्म किया। 5 बार जब हमने उसे परफॉर्म किया तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की वो कितनी आई? 4.6 ml आई 5 बार, ठीक है। लेकिन उस जो हमें एक्सपेरिमेंट दिया गया था परफॉर्म करने के लिए उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 5 ml आनी चाहिए थी। हमारी क्या आई है? 4.6 ml आई है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? हमारा प्रिसाइज डाटा है। और इस पे देखो ये क्या सीरीज, तो क्या है? ये सारा डाटा क्या है? प्रिसाइज है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं एरर क्या होता है। तो व्हाट इज एरर? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस फ्रॉम ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, डिटर्मिनेट और सिस्टमिक एरर और इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर। मतलब एरर क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है? एक डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच की जो वैल्यू, ठीक है, आती है वो क्या होती है? हमारी एरर। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है हमारी कितनी है? हमारी 5 ml, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली हमने परफॉर्म करके जो वैल्यू निकाली है वो हमने निकाल ली कितनी? हमारी
4.8 ml, ठीक है। तो 4.8 ml निकाल ली, तो इन दोनों को जब डिफरेंस मतलब हम माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 0.2 ml। तो ये क्या है, 0.2 ml, उसके अंदर एरर है, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसे समझते हैं। तो एरर क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक है डिटर्मिनेट और सिस्टमिक एरर, दूसरा है इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर। अब हम दोनों को पढ़ते हैं बारी बारी, क्या क्या होता है। डिटर्मिनेट एरर, तो ये क्या होता है, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन एवरी मेजरमेंट एंड कैन बी रिड्यूस्ड एंड अवॉइडेड वंस आइडेंटिफाइड। मतलब ये क्या है, यूजुअली प्रेजेंट होते हैं एवरी मेजरमेंट में, और हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं एक बार जब हम इसे आइडेंटिफाई कर ले तो, ठीक है। फिर क्या है, दे अराइज ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स सच एज, ये किस किस डिफरेंट फैक्टर की वजह से हो जाती है। तो कुछ फैक्टर्स हमने लिखे हैं, जैसे कि एरर इन कैलिब्रेशन। एरर इन कैलिब्रेशन मतलब अगर हमारे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से एरर आ जाता है। इम्प्योरिटी इन द ड्रग, और जो अगर हमारी ड्रग ही प्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योर थिंग्स है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एरर आ जाता है हमारे एक्सपेरिमेंट में। एक्चुअल जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो क्या, पर्सनल एरर, हमारी किसी मिस्टेक की वजह से हमने केयरलेसनेस कर दी, इसकी वजह से क्या होता है, पर्सनल एरर आ जाता है। फिर क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ ना कुछ खराबी है, तभी भी क्या आता है, एरर आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी डिटर्मिनेट एरर की बात। तो अब हम पढ़ते इनडिटर्मिनेट एरर क्या होता है। तो ये क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन एवरी एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट नो मैटर हाउ केयरफुल इज द एक्सपेरिमेंट और एनालिस्ट। मतलब ये जो एरर है वो जनरली सभी मेजरमेंट में पाई जाती है। डिटरमाइन मतलब ये उसमें कोई भी मैटर नहीं करता कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटर और एनालिस्ट जो उसको परफॉर्म करने वाला था वो कितना ही शार्प क्यों ना हो और केयरफुल क्यों ना हो, दे कैन नेवर बी टोटली एलिमिनेटेड एंड द ऑफन मेजर सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनी एक्सपेरिमेंट। मतलब हम इनको टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, और ये क्या एक सबसे मेजर सोर्स है हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी मतलब कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या एक्यूरेट है भी नहीं है, सही है नहीं है, तो ये क्या अनसर्टेनिटी हमारे एक्सपेरिमेंट में ले आते हैं इस टाइप के एरर। They are generally caused by uncontrollable variable which are present in experiment। और ये जनरली किसकी वजह से होते हैं, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल, जो हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते उन वेरिएबल्स को, उनकी वजह से जनरली हमारे एक्सपेरिमेंट में होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कैलकुलेटिव नेचर एरर आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। और फिर उसके बाद में ये तो हो गया हमारा इनडिटर्मिनेट एरर के बारे में। फिर उसके बाद में कैलकुलेटिव नेचर के ऊपर भी हमारे एरर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब जो भी डिफरेंस है हमारी एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू के बीच में और ट्रू वैल्यू के बीच में, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर मीन वैल्यू में से जब हम ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इज डिफाइंड बाय डिवाइडिंग एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। और जब हम रिलेटिव एरर को फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा रिलेटिव एरर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये तो एरर हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, क्या यूज़ है, ये सब हम पढ़ते हैं। जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हमारी लैब में जाने के बाद में, जो भी हमें कैलकुलेशन वर्क करना पड़ता है, उन्हीं सब चीज़ में ये हमें
क्या हमें इनकी नीड होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, एरर्स की, हमारे प्रिसाइज डाटा की, एक्यूरेसी क्या होता है, ये सब वहीं यूज़ होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। तो पढ़ लेते हैं। These are the number of digit in a value, often a measurement that can contribute to the degree of accuracy of the value. We start counting significant figure at the first non-zero digit. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये एक ऐसे नंबर है और वैल्यू है जो कि हमारे मेजरमेंट में कंट्रीब्यूट करती है और बताती है इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। और ये वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है जो क्या होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं, ठीक है। फिर क्या रूल्स, क्या है रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इनके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर व्हाट इज द प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है जिसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं आता, ना आगे आता ना पीछे आता, कहीं पे बीच में कहीं पे भी कोई भी ज़ीरो नहीं आता, तो वो ऐसी सारी जितने भी डिजिट्स होती है वो सारी क्या सिग्निफिकेंट है, भले ही उसके अंदर डेसिमल है या नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या लिखा है, ये देखो 23 हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर क्या 2672, इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट। फिर इसमें 28.29 में कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और 4.7289 में कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जो जीरोज होती है, ट्रेलिंग जीरो एक नंबर में, अगर उसके अंदर डेसिमल नहीं है, उसके पीछे जो जीरोज होती है उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, उनको हम काउंट नहीं करते। तो इसमें देखो एग्जांपल में ठीक है 2800, तो इसके अंदर क्या है, दो कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये क्या 380, इसमें भी कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इन जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या रूल नंबर 3, तो ये क्या रूल है हमारा, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो ट्रेलिंग जीरोज होती है अगर उसके अंदर डेसिमल है तब हम उन्हें काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्या है 27.00, ठीक है। तो इसमें कितनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 32.30, इसमें कितनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमारा रूल नंबर 4, ये रूल क्या कहता है, ऑल डिजिट द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। मतलब जितनी भी डिजिट होती है अगर उनके बीच में जो अगर जीरो आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, उसको हम काउंट करेंगे। जैसे कि ये है 2008, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 4। और ये देखो 32771058, इसमें कितनी हो गई 8 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फिर हमारे क्या रूल्स फॉर नंबर लेस देन 1। अब जो रूल्स है वो अगर नंबर हमारा 1 से छोटा उनके लिए क्या रूल्स है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो जीरो है जो हमारे लेफ्ट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट के अंदर ये यहाँ पे ये डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो हम इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है 0.0376, तो कितनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे क्या है जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। और क्या है अब इसमें अगर राइट में हमारी जीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, हमारे कैलकुलेशन में कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या 0.04520, तो इसमें कितनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें देखो 30.00, तो ये भी क्या इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम, जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर को और अच्छे से समझ पाए। तो ये देखो 4.23, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। 4.34, इसमें कितने हैं 4, ठीक है। 24.123 में कितने 5। 5.03 में कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
4.603 में 4, 4.003 में 4, 4.4543 में कितनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 0.045 में कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 0.003 में कितने 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 433.00 में कितने हैं हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। 433.005 सिग्निफिकेंट फिगर रिपीट हो गया है, ठीक है। फिर 343.000 में कितने हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ के बारे में और हमारे लिमिट टेस्ट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर सारा अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई क्वेरी या फिर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।